बेटा डर के आगे जीत है, टेंशन नहीं करने का, आप तो बस पढ़ते रहो, बिंदास पढ़ते रहो। मैंने क्या कहा, 5 घंटे थ्योरी लगानी है और 5 घंटे टेस्ट सीरीज मारना है, बस यही काम करना है। बाकी छोड़ो, दुनियादारी क्या कहती है वो छोड़ो, कोई बात नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे। और हाँ, इस क्लास में मैं आपको जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं ना, वो आपके काम के टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। बहुत सारा मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पुराने बैच में इसीलिए दिया है ताकि मेरे एस्टेट के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, ओके। सर एस्टेट के फॉर्म में नहीं, केवल 100 रुपीज लगेंगे। सर इस चैप्टर पढ़ाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की इच्छा थी कि सर इस टॉपिक पर कल जो पेपर था ना, कल में आपकी खोपड़ी घूम गई है ना, आपकी खोपड़ी पूरी घूम गई थी, तो मैंने सोचा आज पहले इसी को पढ़ाते हैं, आज पहले इसी चैप्टर को पढ़ाते हैं ताकि मेरे हर बच्चे की प्रॉब्लम है ना वो मेरी प्रॉब्लम है। बस यही चीज ध्यान में रखते हुए आज इस टॉपिक पर फिर से एक बार अच्छी चर्चा कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। बेटा ये डिसऑर्डर्स मनोविकार सही मायने में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, अपितु यह किसी कार्य के प्रति उसका विपरीत सेंस होता है, सीधे सीधे से अर्थ में अगर हम लगाएं। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहां पर। देखिए, सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मीनिंग आपको समझाने के लिए यहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा, मनोवैज्ञानिक विकारों का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। मनोवैज्ञानिक विकार असामान्य विचारों, विचार कैसे होते हैं। अब आपको एक वर्ड आ गया, दैट इज असामान्य। ठीक है ना, देखिएगा, तो यहां पर आपको एक वर्ड है असामान्य। ये बेटा असामान्य का मतलब होता है एबनॉर्मल, यानी जो सामान्य से भिन्न है। अच्छा एक बात बताइए, जो सामान्य से भिन्न है वो तो कैसा होगा, ऊट पटांगी तो होगा, मतलब वो इधर उधर की उल्टी सीधी क्रियाओं में लिप्त होगा, वही तो असामान्य होता है। हम हमारी जनरल भाषा में, हम अपनी जनरल लैंग्वेज में, हम अपनी जो भी डिस्कशन लैंग्वेज होती है उसमें बात करते हैं कि असामान्य वह होता है जो सामान्य से अलग होता है। इट मीन्स सामान्य या औसत दर्जे के बालकों से या तो वो प्रतिभा में अधिक है या वो बिल्कुल निम्न है, तो उसे हम लोग असामान्य कहते हैं, जो सामान्य से भिन्न है सीधे अर्थ में। बिल्कुल, पीजी के मार्कशीट से भी हो जाएगा, प्रोविजनल से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिएगा, तो यहां पर मनोवैज्ञानिक विकार असामान्य विचारों, असामान्य भावनाओं या व्यवहारों के ऐसे पैटर्न होते हैं जो व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं भैया, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। आपके मन में एक विचार चल रहा है कि काश, है ना, आप अपने घर के टेरेस पर बालकनी में खड़े हुए हैं, नीचे से कोई निकल रही है, तो फिर काश, 10 मिनट बाद कोई दूसरी निकल रही है, तो फिर वो पहले वाली चेतन इच्छा को क्या कर दिया, दमित कर दिया, अचेतन में डाल दिया। अब फिर से काश, और इस बार तो इतने बड़े सपने बुन लेते हैं, कैसे कि काश हमारी शादी होगी, हम दोनों लंदन ब्रिज की सैर करने जाएंगे, हम दोनों एक क्रिकेट टीम बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या सपने चुन लेते हैं आप, बुन लेते हैं। तो ये वही चीज है कि यहां पर असामान्य, यार विचार असामान्य है, वो सामान्य से अलग है। सही मायने में उस विचार के अकॉर्डिंग चलोगे तो मारे जाओगे, ये भी तो सच्चाई है। इसीलिए आपको समझना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक विकार असामान्य विचार, भावना और व्यवहार के ऐसे पैटर्न होते हैं जो व्यक्ति को क्या पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है, जब उसका दमन किया जाता है, तो वो दमित इच्छा हमें की पीड़ा देती है, कष्ट देती है, दुख देती है। इसीलिए वह अतृप्त इच्छाएं, वे अतृप्त इच्छाएं जो चेतन से संबंध रखती हैं, को बलपूर्वक दबाना हमने दमन कहा था। ठीक है ना, क्या कहा था, दमन कहा था। ठीक है, मार्कशीट से हो जाएगा। और उसके दैनिक जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, और फिर उसकी डेली जो लाइफ होती है ना, उसको पूरे को बिगाड़ देता है। क्या, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर।
एक मनोवैज्ञानिक विकार। लैपटॉप पर एप्लीकेशन चल सकता है सर प्लीज? बिल्कुल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो गई है, हो गई पक्का? अब सबका लैपटॉप में चल जाएगा, लैपटॉप में आपका एप्लीकेशन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास आप देख सकते हो। लैपटॉप वाले बच्चों की जो डेस्कटॉप पर जो चलाना चाहते थे उन बच्चों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, कंफर्म, ठीक है ना? अब आप लैपटॉप पर चला सकते हो, ठीक है बेटा? चलिए तो देखो एग्जाम्पल देखो। जो व्यक्ति हमेशा गहरी उदासी महसूस करता है, बहुत उदास, यार जिंदगी में कितनी बार मेहनत की बेचारे ने, कितनी बार एग्जाम्स दिया, आखिरकार असफलता हाथ लगी, तो वो व्यक्ति उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। और हमारे मनोविज्ञान की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अरे भैया कुंठा और भगनासा, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति हमेशा गहरी उदासी महसूस करता है और सामान्य काम नहीं कर पाता है, और क्या नहीं कर पाता है? सामान्य काम नहीं कर पाता है ना? जनरल अपने छोटे छोटे काम नहीं कर पाता है ना? बिल्कुल इतनी मायूसी उसकी खोपड़ी पर छा जाती है, उसके व्यक्तित्व पर आ जाती है कि वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है? सामान्य काम नहीं कर पाता है। उसे अवसाद यानी डिप्रेशन हो सकता है। बिल्कुल वो क्या हो सकता है? उसे वो डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार हो सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो समझिए ध्यान से मेरी बात को। एक बच्चा है मेरा, एक स्टूडेंट है, उसने 4-5 बार ट्राई किया, जॉब लगने के लिए मेहनत की, प्रयास किया, एफर्ट किया, खूब सारे एग्जाम्स दिए, आखिरकार वो असफल हो गया, हर बार असफल हुआ। तो हर बार की असफलता ने उसे क्या कर दिया? मायूस कर दिया, निराश कर दिया, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार बना दिया। कल चेक किया था, कल को छोड़ो, आज अभी अपडेट हुआ है, आज अभी अपडेट हुआ है, डोंट वरी। तो आज अभी अपडेट हुआ है आपका, हो सकता है अभी भी तुरंत नहीं हो, लेकिन शाम तक 100% हो जाएगा, ठीक है बेटा? और जिस भी बच्चे को अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम हो, हाँ बिल्कुल आपने वीडियो भेजा था, ठीक है, वो आपको देखिए शिव सर दे देंगे आपको। शिव सर का नंबर मैंने आपको शेयर किया था, शिव सर को आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? उनका नंबर है 9549655295। आप इस नंबर पर शिव सर को कॉल कर सकते हैं। देखो आपको तो पता ही है बेटा, मेरा तो हाथ तंग है टेक्निकल मामले में, है ना? मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मुझे तो सिर्फ पढ़ाना आता है। मुझे क्या आता है? सिर्फ पढ़ाना आता है। इसलिए प्लीज मुझसे तो पढ़ाई की ढंग से बातें किया करो आप, और मस्त वाली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जब भी आपको टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर जैसे जिन बच्चों का लैपटॉप पे नहीं चल रहा है, डेस्कटॉप पे नहीं चल रहा है, तो शिव सर का नंबर है 9549655295। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को 11 बजे तक। उसके बाद मत करना, 11 बजे उनका अंतिम मतलब सोने का टाइम हो जाता है, उसके बाद नहीं, ठीक है ना? ओके बेटा, चलिए। तो मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल आपको दिया है कि जो व्यक्ति हमेशा गहरी उदासी महसूस करता है, बहुत बार एग्जाम दिया, हर बार असफलता मिली, और हर बार की असफलता ने उसे उदास बना दिया, मायूस बना दिया, फ्रस्ट्रेशन का शिकार बना दिया और निराश बना दिया। ऐसी स्थिति में अगर गलती से आपने उस बच्चे से एक बार पढ़ाई की बात कर ली, अब वो पढ़ाई छोड़ चुका है, वो हर बार 10 बार एग्जाम दिए थे, 10 बार असफल हुआ, अब वो पूरी तरह पढ़ाई छोड़ चुका है, ठीक है ना? पूरी तरह पढ़ाई छोड़ चुका है। अब गलती से तुमने पढ़ाई की बात कर ली तो सीधा तुम्हारी खोपड़ी पर एक पत्थर भी मार सकता है, वो कोई भरोसा नहीं। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि वो डिप्रेशन में जा चुका है, वो किसका? अवसाद का शिकार हो चुका है बेटा। क्योंकि अब वो अपना सामान्य काम करने में भी उसे मजा नहीं आ रहा, उसकी जिंदगी का वो चार्म नहीं है। जैसे मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, सर प्लीज अब तो जिंदगी का अंतिम समय चल रहा है। मैंने कहा अंतिम समय अभी कहाँ है बच्चे, अभी तो जिंदगी जीने का वक्त है, क्यों टेंशन लेते हो? चलो देखो अगला, देखो अब बात कर लेते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स आखिर होते क्या है। बाल्यकालीन विकार सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है ना? यानी बाल्यकालीन विकार मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्याओं का एक समूह होते हैं।
इसमें आपके मनोवैज्ञानिक विकार भी आ गए, इसमें आपके व्यवहारिक विकार भी आ गए, बिहेवियर भी आ गए और साइकोलॉजिकल भी आ गए। ठीक है ना, जो बचपन में प्रकट होते हैं। जो कब प्रकट होते हैं बेटा? बाल्यकाल में प्रकट होते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, और सामान्य विकास, अधिगम, भावना और सामाजिक संपर्क में बाधा डालते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जब जिन बच्चों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, जिन बच्चों को बिहेवियरल डिसऑर्डर हो जाता है, या जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी स्थिति में उन बालकों का जो डेवलपमेंट है ना, वो भी विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है सही मायने में। जैसे किसी बच्चे का बौद्धिक विकास होना था तो वो अवरुद्ध हो जाता है, उसमें बाधा आती है ना। सामाजिक विकास में बाधा आती है, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, उसके सोशल संपर्क में जब वह दूसरों से बातचीत करता है तो गलत बोलता है ना, अनुचित व्यवहार करने लगता है। तो ये सारी बाधाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल, 7 साल का बच्चा जो कक्षा में ध्यान नहीं लगा पाता है। अब ध्यान नहीं लगा पाना, इसका मतलब उसमें कौन सा विकार हो गया? ADHD हो गया ना। अरे ADHD हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान नहीं लगा पाता है और बार बार दूसरों को परेशान करता है, उसे ADHD हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? ADHD। तो ध्यान का अभाव और किसी को परेशान करना, मारना, पीटना, कूटना, तोड़फोड़ करना, धमा चौकड़ी करना, ये सब किस में चला जाएगा? ADHD में चला जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल 100%। ओके बेटा, इसीलिए बालक का बाल्यकालीन विकार का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि बाल्यकाल में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक जो समस्याओं का एक समूह होता है वो बचपन में प्रकट होने लगता है, और सामान्य विकास, अधिगम, भावना और सामाजिक संपर्क में बच्चों को बाधा आने लग जाती है। क्लियर? जी हाँ, अब आप समझिएगा ध्यान से। अब एक एक को हम पूरा खोलकर डिस्कस कर लेते हैं जो आपने कल बात की थी। अभी समझाऊंगा, पूरा ADHD समझाऊंगा गौरव भैया, आप चिंता नहीं करो मेरे दोस्त, बिल्कुल अच्छे से। बाल्यकालीन विकारों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, यहां से मैंने ढेर सारे प्रश्न कल आपसे पूछे थे हमारी क्लास के अंदर, जब आपको समझ में नहीं आ रहा था, है ना। ADHD सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आप चिंता नहीं करो। अब देखो, पहला है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कल ये समझाया था मैंने, कल हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, जिसे आप कहते हैं, कौन सा है पहला? स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार कहते हैं। अब देखो, एक तो देसी तरीके से आप समझो, ये स्वलीनता शब्द है ना, ये स्वलीनता शब्द जो है वो लियो केनर ने दिया था। मैंने आपको कल ये बताया था, लियो केनर ने दिया था। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात आ जाते हैं कि यहां पर स्वेलीन का मतलब होता है अपने आप में डूबे रहना, स्व यानी स्वयं में, और लीन मतलब डूबना। स्वलीन अपने आप में डूबना, अपने आप में डूबना या खोना, ये होता है स्वलीन। अब स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार यहां पर दिया है, एक विकासात्मक विकार है। पहला प्रश्न बन गया कि स्वलीनता कैसा विकार है बेटा? ASD कैसा विकार है? एक विकासात्मक विकार है, पहला प्रश्न। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या बन गया मेरे बच्चों? यह एक विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे को संचार यानी दूसरों से बातचीत करना, संचार कम्युनिकेट करना, संचार, सामाजिक संपर्क, दूसरों के साथ बातचीत करना, दोस्ती करना, अच्छा व्यवहार निभाना, अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना आदि कार्यों में कठिनाई होती है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो संचार में और दूसरों के साथ संपर्क करने में, दूसरों के साथ मित्रता करने में, दूसरों के साथ उठने बैठने में, दूसरों के विचारों के साथ सहमत होने में उसे कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा वह व्यक्ति या बालक जिसे समाज पसंद ही नहीं है, जो समाज से दूर रहना चाहता है, जो समाज से अलग रहना चाहता है, जो अकेला रहना पसंद करता है,
जिसको एकाकी एकांत प्रियता पसंद है, जो हमेशा अपने आप से बात करता है, दूसरों से नहीं करता, उसे हमेशा स्वलीनता कहते हैं। इसलिए संचार और सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, उसे हम ASD कहते हैं। और वह सीमित तथा दोहराए जाने वाले व्यवहार करता है। सुन लेना, इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों से बात ही नहीं करते करेगा तो वो सीमित और दोहराए जाने वाले व्यवहार करता है, यानी एक ही बात को खुद से ही बार बार बोलेगा, है ना, खुद में लीन रहता है। जी हां प्यारे बच्चों, यही बात सीखने की है, खुद में लीन रहता है। तो इसे कहते हैं सीमित तथा दोहराए जाने वाले व्यवहार इसके अंदर होता है। याद रखना, सीमित तथा दोहराए जाने वाले व्यवहार किस में होता है? ASD में होता है। इसमें बालक संचार और सामाजिक संपर्क में उसे कठिनाई होती है। नंबर और तीसरा प्रश्न है, यह एक विकासात्मक विकार है। कितने प्रश्न बन गए 2 लाइन में? 3 प्रश्न बन गए। पहला, यह कैसा विकार है? ASD विकासात्मक, नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, संचार और सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, तो इसका मतलब कौन सा विकार हो गया? ASD हो गया। ठीक है। नंबर 3, इसमें सीमित और दोहराए जाने वाले व्यवहार बच्चा करता है ना, सीमित बोलेगा, सीमित दायरे में रहेगा, उसे अकेलापन पसंद है, इसलिए एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि दूसरी चीज तो उसे इसलिए नहीं आती क्योंकि उसने सुना नहीं, क्योंकि वो समाज के संपर्क में नहीं गया। अच्छा, भाषा क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट अबाउट लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, तो भैया भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है ना, समझ में आ गई? चलो इसके लक्षण देख लो। आंखों से संपर्क नहीं करना, आई कांटेक्ट तो इनका बिल्कुल खराब रहता है। कुछ बच्चे हैं जो बेचारे मुझसे आई कांटेक्ट ही नहीं करते, कभी कभी मैं उनका नाम देखता रहता हूं, कहाँ है वो, कहाँ है वो, लेकिन वो आई कांटेक्ट ही नहीं करते मुझसे, क्या करूं, है ना। बोलने में देरी, हाँ बोलने में तो ये क्या करते हैं, देरी। देरी का मतलब ये बहुत कम बोलते हैं, कुल मिलाकर मितभाषी होते हैं, ये कम बोलने वाले होते हैं, इसलिए एक चीज को बहुत देर बाद कहेंगे। दिनचर्या पर अत्यधिक निर्भरता, यानी अपने डेली के जो रूटीन कार्य होते हैं ना, उठना बैठना रोना नहाना धोना खाना पीना, उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं ये जो ASD के शिकार होते हैं। क्लियर बेटा? उसके बाद बार बार हाथ फड़फड़ाना, है ना, बार बार हाथों को फड़फड़ाते रहते हैं। ठीक है ना, वेरी एक्सीलेंट। तो एग्जाम्पल देखो बेटा, एक बच्चा साथियों के साथ खेलने से बचता है, बिल्कुल खेलने से बचता है, उसे पीयर ग्रुप्स अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है ना, और खिलौनों को बार बार कतार में लगातार रखता है ना, और मतलब जो खिलौने हैं जो इनसे अकेला खेलना पसंद है उसको, उन खिलौनों को बार बार कतार में लगाता है, पंक्ति में लगाता है, क्यू में सेट करता है। तो वही चीज यहां पर ASD का शिकार होता है। चलिए नंबर 2 पर आते हैं, ये और भी अच्छा है, ADHD, जिसमें अटेंशन डेफिशिएट। देखो ये तो एक विकार हो गया, इसको तो अवधान न्यूनता कहते हैं, अवधान न्यूनता या ध्यान अभाव, अवधान न्यूनता का हो या ध्यान अभाव को। एक होता है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान अभाव एक तो ये हो गया, ध्यान की कमी, और दूसरा होता है अति सक्रियता विकार। ये 2 विकार हैं इसके अंदर, AD और HD, AD और HD, AD और HD। ASD पूरा समझ में आ गया, खोपड़ी में सेट हो गया क्या, खोपड़ी में सेट हो गया ना ASD। दूसरा पढ़ रहे हैं ADHD, नहीं हुआ है तो पढ़ लेना, गड़बड़ मत करना। ठीक है बेटा, गड़बड़ नहीं करना। अब देखो ADHD की बात करें तो यहां पर ये ADHD जो होता है ना, भाई एक बात बताओ, जो बच्चा मेरी क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो तो उल्टे सीधे ही कमेंट करेगा ना। अरे जो बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो वो उल्टे सीधे ही कमेंट करेगा, क्योंकि उसका काम ही यही है, तोड़फोड़ करना, उल्टी सीधी बातें करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, झगड़ा करना। हाँ, जिस बच्चे का पढ़ने में ध्यान होता है ना, तो उसको बाकी जो बातें हैं ना वो नहीं दिमाग में आती,
बाकी आइडियाज नहीं आते। इसीलिए तो सच कहा है किसी ने कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग ऑल्सो। अरे 100% पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पीडीएफ से पहले खोपड़ी में सेट कर लो, खोपड़ी में पीडीएफ बना लो, बस वो अपना टारगेट है, वही अपना टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी तो एस्टेट का एग्जाम की डेट तो आने दो, चिंता क्यों कर रहे हो? 1 महीने में तो और बहुत कुछ सिखा दूंगा आपको। हाँ, असामाजिक करता है, सामाजिक संप्रेषण का अभाव होता है, सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, सामाजिक दुर्व्यवहार करता है, एकांत प्रिय होता है, अकेला रहना पसंद करता है, ये सब एएचडी में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एडीएचडी में लगातार ध्यान की कमी, पहली बात, अत्यधिक सक्रियता, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना, और आवेगशील व्यवहार दिखाई देता है ना। आवेग मतलब वही तोड़ फोड़, भाग दौड़, उछल कूद आदि। देखो, मुख्य लक्षण, स्थिर नहीं बैठ पाता है। जिस बच्चे को एडीएचडी होता है ना, वो स्थिर नहीं बैठेगा। पहली बात, किसी चीज को ध्यान से नहीं देखेगा, और ध्यान से नहीं देखने के साथ वह बहुत ज्यादा एक्टिव होगा बाकी एक्टिविटीज में। ठीक है ना। जल्दी विचलित होना, बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। ठीक है ना। भूलने की आदत, और हाँ, अभी कुछ देर पहले क्या किया था, कुछ देर बाद क्या, तो पहले वाले को भूल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। वही वाली बात है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। सिर्फ अपने का हिसाब किताब देखते हैं, अगले वाले का पीछे क्या हुआ था छोड़ो। और जिन बच्चों को, जिन विद्यार्थियों को, मेरे प्यारे बच्चों को आज तक जिंदगी का वह इतिहास जो आपको रोज पीड़ा देता है, कष्ट देता है, दुख देता है, यार उस इतिहास को भुला डालो। उस इतिहास पर लाल पेन मार्क कर दो, उसे क्रॉस कर दो और आगे बढ़ो। ठीक है ना। दूसरों को बाधित करना, है ना, दूसरों को हमेशा बाधा पहुंचाते हैं, मुश्किल में डालते हैं, परेशानी खड़ी करते हैं, रास्ता रोकते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, है ना। वही चीज, एक छात्र कक्षा में इधर उधर दौड़ता है, ये इधर उधर दौड़ना, यही तो इसका एग्जाम्पल है। इसे कहते हैं अति सक्रियता कर, और कॉपी लाना भूल जाता है। ठीक है ना, और कॉपी लाना भूल जाता है, एडीएचडी है। बड़ा सिंपल है, इसका एक और एग्जांपल मैं सिखाता हूं। मान लो आप थिएटर में एक मूवी देखने गए, ठीक है, एक मूवी देखने गए, लेकिन आपका ध्यान मूवी में नहीं है, तो फिर क्या होगा? जिन जिन बच्चों को या जिन लोगों को मूवी देखने में आनंद नहीं आता है ना, मूवी की तरफ ध्यान नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, खुरापात। क्या करेगा? पड़ोसी को पिंच करेगा, है ना, उंगली मारेगा, या फिर क्या करेगा? कोहनी भिड़ाएगा, या फिर क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि ध्यान वहां नहीं है। जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, वो कुछ और अदर एक्टिविटी गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं, और जिनका ध्यान होता है ना, फिर वो अदर एक्टिविटी नहीं करता। लाइव टेस्ट का अगर एक बार ऐप पर प्रैक्टिस करवा दिया जाए तो अच्छा होता। राकेश जी, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये करवाऊंगा तो फिर थ्योरी कब पढ़ाऊंगा, है ना, वहां पर तो बहुत सारे पेपर्स हैं, फिर थ्योरी के चैप्टर्स छूट जाएंगे आपके, इसलिए ऐसा अपन नहीं कर पाएंगे। क्लास में नहीं बैठेगा कभी भी, दिमाग भटकता रहता है। ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, कंडक्ट डिसऑर्डर, आचरण विकार। कल ये भी आया था, बहुत अच्छा है। देखो बेटा, कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आपका आचरण। अब ये आचरण क्या होता है? एक होता है आचरण, एक होता है स्वभाव, है ना, एक होता है आपका नेचर। बताओ, आचरण विकार यानी जिसके बोलने में, जिसके खाने में, जिसके उठने में, जिसके बैठने में, जिसके सोने में ही खुरापात हो, है ना।
विपरीत जो चलता हो, जैसे नियम तोड़ना, आक्रामकता, आक्रमण करना दूसरों पर, है ना, जो जो नियम समाज ने बना दिए कि भैया समाज में सबका अधिकार है, सब अपने मूल्यों का, परंपराओं का, इस धर्म और संस्कृति का पालन करें, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। तो नियमों को तोड़ना, आक्रामकता, और अगर कोई बोलेगा तो उसकी खोपड़ी और फोड़ेंगे, उसकी खोपड़ी, उस पर अटैक करेंगे। झूठ बोलना, झूठ तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बार बार का पैटर्न कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाता है। मतलब कहने का अर्थ, उसकी हर एक्टिविटी में, रोना, हंसना, उठना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, घूमना दौड़ना आदि हर एक्टिविटी में अनुचित व्यवहार परिलक्षित होने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, समझ जाओ आचरण विकार का शिकार है ये बच्चा, ये बालक कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है ये बालक, कोई डाउट नहीं है। देखो इसकी पहचान कैसे करोगे, मुख्य लक्षण क्या होते हैं? सहपाठियों को डराना, बहुत डराते रहते हैं, है ना, सहपाठियों को डराना, अपने दूसरे बच्चों को, अरे यार एक कहानी सुनाता हूं, अरे अभी एक दिन है ना, वो पड़ोस के जंगल में एक लॉयन आ गया, और भाई साहब एक स्कूल जा रहा था एक बच्चा, उस बच्चे को उठा के ले गया, बेचारे वो बच्चे स्कूल आना ही बंद कर देंगे। तो सहपाठियों को डराना ये इसी का काम है, कंडक्ट डिसऑर्डर, मतलब उसका व्यवहार ही अनुचित होगा। उसके अलावा शारीरिक आक्रामकता, कई बार आक्रमण ही कर देता है, मारपीट करना, झगड़ा करना, तोड़फोड़ करना, कंडक्ट डिसऑर्डर में। चोरी और झूठ बोलना, बिल्कुल। उसके अलावा संपत्ति नष्ट करना, स्कूल सामग्री को, टेबल चेयर आदि को तोड़ डालना, हाँ तो तुम एडीएचडी के शिकार हो, फिर तुम्हें एडीएचडी हो गया है बेटा। दिमाग में कुछ और ही बात चलता रहता है, पढ़ाई समझ ही नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता ना। तो मैं भी कोई ना कोई, मतलब एडीएचडी के शिकार है हर इंसान में, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप किसके शिकार हैं? तो संपत्ति, एग्जाम्पल देखो, एक किशोर सहपाठियों से लड़ाई करता है, पैसे चुराता है, स्कूल की संपत्ति नष्ट करता है, एक किशोर, ठीक है ना, वो किसका शिकार है? आचरण विकार का, कंडक्ट डिसऑर्डर का। अगला देखो बेटा, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर एसएलडी, कल डिस्कस किया था, विशिष्ट अधिगम विकार, ठीक है ना। देखो माय डियर, सामान्य बुद्धिमत्ता और शिक्षा अवसर होने के बावजूद शैक्षणिक कौशल सीखने में कठिनाई। बुद्धि सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा के अवसर भी समान मिले हुए हैं, उसके बावजूद शैक्षणिक कौशल सीखने में कठिनाई, उसके बावजूद हम जो सिखा रहे हैं ना, मैं जो सिखा रहा हूं उसे सीख ही नहीं पा रहे, क्या करें? कोई बात नहीं, आने दो क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है। देखो प्रकार, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है। एग्जांपल्स देखो, डिसलेक्सिया रीडिंग डिफिकल्टी, पढ़ने में कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई, गणितीय कठिनाई। डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन से समझो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एक बच्चा पढ़ते समय वॉज को 100 SAW को गड़बड़ करता है, या संख्याएं उल्टी लिखता है ना, संख्याएं उल्टी लिखता है, 27 की जगह पर 72 लिख देता है, ये डिस्कैल्कुलिया है, उल्टा पढ़ने लग जाता है, बाद में भूल जाते हैं। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो ना, 4-5 बार सुन लो, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, पृथक्करण चिंता विकार। लर्निंग डिसऑर्डर्स को अलग से पढ़ा दूंगा, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है
डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये 4-5 सबसे ज्यादा काम आती हैं। उनको आज की क्लास में अपन डिफरेंट पढ़ा देंगे, मैंने तैयार कर दिया है, चिंता मत करो। ठीक है बेटा। देखो, पृथक्करण चिंता विकार, माता पिता या देखभाल करने वाले से, ये कल मैंने पढ़ाया था, माता पिता या देखभाल करने वाले से अलग होने पर अत्यधिक भय या चिंता। अरे जब माता पिता, जब हम छोटे थे ना, और माता पिता जब कभी बाजार चले जाते थे, मार्केट चले जाते थे, तो बहुत चिंता, डर, भय आदि सताता था। ठीक है ना। अच्छा, इन सब का उपचार क्या है? कुछ नहीं, बालकों को प्रेम, सहयोग, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अच्छी संस्कृति, सभ्यता, परिस्थितियां अनुकूल उन्हें प्रदान की जाएं, तो संभव है कि उनमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत कम होंगे या ना होंगे। ठीक है ना। वेरी एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। मुख्य लक्षण क्या होते हैं? स्कूल जाने से इनकार करना, पृथक्करण, क्योंकि स्कूल में सारे साकी सगे संबंधी जो है ना, दोस्त हैं, वो उसे चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो स्कूल जाने से उसे इनकार कर देता है, उनसे अलग रहना चाहता है। माता पिता के जाने पर रोना या गुस्सा करना बहुत बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ठीक है राजू जी, बिल्कुल। अभी कुछ, आज आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी 2-3 दिन से, आज तो आपकी कई सारी समस्याएं रिजोल्व हो गई हैं। ठीक है, डोंट वरी। अलगाव से जुड़े बुरे सपने, ऐसा कि अलग होने पर क्या क्या होता है, ऐसे बुरे सपने देखते हैं ये बच्चे। ठीक है ना। आप देखो, 6 साल का बच्चा मां के बिना स्कूल जाने से मना करता है और ज्यादा रोता है। 6 साल का बच्चा अपनी मां के बिना स्कूल जाने से मना करता है और बहुत रोता है। ठीक है ना, वही चीज। तो यहां पर पृथक्करण चिंता विकार है। कौन सा विकार है? पृथक्करण चिंता विकार, है ना, जिसे हम लोग सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जानते और पढ़ते हैं। आसान है, पूरा समझ में आ गया। अगला देखो, एक होता है ओडीडी, कल हमने डिस्कस किया था, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओडीडी, प्रतिकूल अवज्ञाकारी विकार, प्रतिकूल अवज्ञाकारी विकार, अधिकार रखने वालों के प्रति गुस्सैल, अवज्ञाकारी और बहस करने वाला व्यवहार। कई बार होता है ना, जब माता और पिता से बहुत बच्चों की, रिसर्च साइकोलॉजी बेटा, रिसर्च अनुसंधान, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है हमने, स्टार्टिंग के फर्स्ट में ही मिलेगा आपको, 10-15 क्लास के बाद निश्चित रूप से न्यू लाइव बैच के अंदर सब है बेटा, पूरा है, मजेदार है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा पड़ता है, वातावरण का प्रभाव तो सबसे ज्यादा पड़ता है आजकल। अरे अधिकार रखने वालों के प्रति गुस्सैल होना, भाई पता है आपको, मां आपकी अपनी है, मां के प्रति हमारा बहुत अधिकार है, तो मां के प्रति गुस्सैल बिहेवियर करना, खाना नहीं खाना, रोना, अवज्ञाकारी होना। आजकल देखो बच्चों को, माता पिता के लिए तो बहुत ज्यादा अवज्ञाकारी है, क्योंकि पता है मां का बहुत ज्यादा अधिकार है उस पर, है ना। और बहस करने वाला व्यवहार, और आजकल के बच्चे तो माता पिता से पूरी बहस भी करते हैं, है ना, ये सच है। एग्जाम्पल, एक बच्चा हर निर्देश पर शिक्षकों से बहस करता है और नियमों का पालन नहीं करता है, क्या हो गया? सीधा सीधा सा क्या हो गया? प्रतिकूल अवज्ञाकारी विकार हो गया। मतलब सीधे से अर्थ में, जो लोग आपसे रिलेटेड हैं, जिन लोगों का संबंध आपके संबंध से, मतलब आपके रिलेशन में है या आपके नजदीकी हैं, जो कि जिनको कि आप अपना अधिकार समझते हो जिन पर, या जो आप पर अपना अधिकार समझते हैं, के प्रति अवज्ञाकारी व्यवहार प्रदर्शित करना, उनके बनाए नियमों को तोड़ना, उनसे बहस करना, उनसे जिरह करना, उनसे जिरह करना आदि सारी बातें यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है बेटा, सो दैट्स वेरी इजी, क्लियर। तो एक बच्चा हर निर्देश पर शिक्षकों से बहस करता है और नियमों का पालन नहीं करता है,
यही बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ये अच्छा है और मोस्ट भी है। आप देखिएगा यहां पर बाल्यकालीन विकारों के कारण आखिर क्या क्या पढ़े हमने अभी। आ गई। चिंता बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि चिंता तो चिता है। 1 सेकेंड। हाँ जी मित्रों। चलिए देखिएगा, तो यहां पर इनके जो कारण थे, उन बेसिक कारणों की अगर हम बात करें तो आनुवंशिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आपके पिताजी, आपकी माँ, आपकी दादी माँ, आपके दादाजी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देने लग जाता है। मस्तिष्क की चोट, कई बार क्या होता है कि आपको अपने नेचुरल सामान्य जीवन में मस्तिष्क की कोई चोट लग जाए, तो जिसके फलस्वरूप कई बार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है ना। खराब पालन पोषण, भैया खराब पालन पोषण, अगर आपकी परवरिश ही बेकार है तो भी यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। पर्यावरणीय तनाव, भैया आजकल की परिवेश सिचुएशंस परिस्थितियों से जो मिलने वाला स्ट्रेस है, वो तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण होता है आजकल, है ना। कुपोषण, गर्भकालीन जटिलताएं, कई बार बहुत सारी माताओं के जो उनके प्रेगनेंसी के दौरान ही कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम या कोई घटना घटित हो जाती है, तो जिसके फलस्वरूप बालकों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। चलिए अब देखिएगा यहां पर उपचार और हस्तक्षेप। देखो कई बार क्या होता है, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर इसकी उपचार की विधि क्या है। तो उपचार के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, भाई सीधी सीधी सी बात है, शीघ्र निदान करें, उनकी समस्याओं को, वास्तविक समस्या क्या है आखिर, उस समस्या को जानो, पहचानो, समझो, और बालक की आवश्यकता के अनुरूप उसे वो ट्रीटमेंट दे दो जिसकी वो डिमांड कर रहा है। भाई मुझे गाना सुनना है और आप मुझे जबरदस्ती मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो, तो मेरे को क्या होगा, परेशानी होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा गणित वणित। ठीक है ना, तो ऐसा ही करो। मनोचिकित्सा, ऐसे लोगों को, बच्चों को, बालकों को क्या करो, जो साइकेट्रिस्ट है, जो मनोचिकित्सक है, उनको दिखाओ। ठीक है ना। खेल चिकित्सा, सीबीटी, विशेष शिक्षा, माता पिता का प्रशिक्षण दो, दवा आदि दो, यदि जरूरी हो तो दवाई भी दो। ठीक है ना। यहां पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी आप देंगे। एग्जाम्पल देखो, एडीएसटी से पीड़ित बच्चा व्यवहार संशोधन चिकित्सा और व्यवस्थित कक्षा वातावरण से सुधार दिखा सकता है। आपने क्या किया, एडीएसडी से बच्चा पीड़ित था तो उसको व्यवहार संशोधन के तरीके समझाए, पहले व्यवहार सुधारने के तरीके समझाए।
वो सब आपको न्यू एमसीक्यू पीडीएफ के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, है ना। एक बार दो बार तो मैं समझा चुका हूं, और प्रीवियस ईयर्स के आपके एस्टेट के तीनों पेपर्स और टीआरई 1, 2, 3 के पेपर्स भी मैं आपको वापस समझा दूंगा, यूट्यूब पर भी समझाऊंगा। पूरी 3 घंटे की मैराथन में पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब पढ़ लेते हैं हम लोग विकासात्मक विकार, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। विकासात्मक विकार ऐसे समूह के विकार हैं जो बचपन में प्राय विद्यालय जाने से पहले शुरू होते हैं, है ना, बचपन में विद्यालय जाने से पहले। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, आपको न्यू एमसीक्यू पीडीएफ नाम से मिलेगा, पेड क्लास में न्यू लाइव बैच में मिल जाएगा। यस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी कहलाता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, हिंदी में कहते हैं बेटा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ओपन नहीं हो रहा, मैंने क्या कहा, जो कुछ भी समस्या है तो आप शिव सर को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें अधिगम, भाषा, व्यवहार विकास में कठिनाई होती है। जब याद रखना, ये जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है ना, जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, वो सारे के सारे डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स बचपन में प्राय विद्यालय जाने से पहले शुरू हो जाते थे, ठीक है ना, जिनके कारण आपको शारीरिक विकास में कठिनाई होती थी, ठीक है। अधिगम, सीखने में बच्चे को बहुत कठिनाई होती थी। भाषा, जो वो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता था, उसमें कठिनाई होती थी। और व्यवहार, जो प्रदर्शित करना चाहता है वो नहीं होता था, ठीक है ना। 4 वर्ष का बच्चा जो ठीक से बोल नहीं पाता है और उसके विकासात्मक मील के पत्थर, माइलस्टोन देर से आते हैं, ठीक है ना, उसे विकासात्मक विकार हो सकता है। ठीक है, चलो विकासात्मक विकारों के प्रमुख प्रकार। पहला है आईडी, बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कल डिस्कस किया था। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, औसत से कम बौद्धिक क्षमता, ये लिखा आईक्यू यहां पर 70, औसत से कम बौद्धिक क्षमता, तो यहां पर औसत से कम है 70 है। और अनुकूलन व्यवहार, दैनिक जीवन कौशल में कमी, उसे कहते हैं बेटा, सीधी सीधी सी बात है, जो बच्चे सामान्य औसत दर्जे के होते हैं ना, जो बच्चे सामान्य औसत दर्जे के होते हैं उनका आईक्यू लेवल क्या होता है, 90 से 110 होता है, ठीक है ना। तो औसत से कम बौद्धिक क्षमता, अब यहां पर तो आपकी बौद्धिक क्षमता 70 है, तो क्या कहा है, औसत से कम बौद्धिक क्षमता और अनुकूलन व्यवहार, जो मतलब आपका दैनिक क्रियाएं हैं, है ना, तो दैनिक जीवन कौशल में भी कमी होती है, मतलब जो लाइफ आप जी रहे हैं डेली की, उसमें भी मजा नहीं आ रहा है, उसमें भी बड़ी कठिनाइयां हैं, उसमें भी बड़ी जटिलताएं हैं, ठीक है ना, उसमें भी बड़ी कठिनाइयां होती है, मुश्किलें होती हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो यहां पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, है ना, सीधा सीधा सा, तो क्या होता है, बुनियादी आत्म देखभाल कर सकता है यहां पर 50 से 70 आईक्यू वाला बच्चा, और 70 वो 35 टू 49 वाला बच्चा, वो नीड्स सुपरविजन, निगरानी की आवश्यकता उसी उस बच्चे को, है ना। स्टार्टिंग में उस बच्चे की तो देखभाल करनी पड़ेगी तुमको, है ना, निगरानी की आवश्यकता है। यहां पर ये बच्चा जो सीवियर, आईक्यू जिसका 20 से 34 होता है, लिमिटेड कम्युनिकेशन, सीमित संचार करता है, बहुत कम एक दो ही वर्ड होते हैं, और प्रोफाउंड आईक्यू जिसका 20, टोटल डिपेंडेंसी, पूर्ण निर्भरता होती है। क्या होती है, पूर्ण निर्भरता। ये थोड़े से क्या होते हैं, माइल्ड होते हैं, है ना, बुनियादी आत्म देखभाल, थोड़ी बहुत देखभाल खुद की स्वयं कर लेते हैं ना, बेसिक चीजें, क्लियर है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखो यहां पर, 12 साल का बच्चा पढ़ लिख कर, अब देखो
12 साल का बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता और नहाने व कपड़े पहनने में मदद की जरूरत होती है उसको। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे बच्चे जिनको उनके अपने डेली के कार्यों के लिए अपने माता पिता, उनकी देखभाल, उनकी निगरानी, उनकी सीमित संचार, उनकी पूर्ण निर्भरता आदि की आवश्यकता होती है। तो जिनका आईक्यू, अब देख लो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। जिनका आईक्यू लेवल 50 से 70 है वो कैन डू बेसिस सेल्फ केयर, वो थोड़ा बहुत कुछ हद तक अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं, यानी खाना पीना पहनना आदि। ठीक है। नंबर 2, जिनका आईक्यू लेवल मॉडरेट जो बच्चे होते हैं 35 टू 49, ये बच्चे निगरानी की आवश्यकता इन बच्चों को होती है। इन पर हमेशा नजर रखो, निगाह रखो कि कुछ गड़बड़ ना कर जाए। ठीक है ना, याद रखना। जीवन का ऐसा महत्वपूर्ण फैक्टर या ऐसा पार्ट जहां पर आप प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचते हैं, वो माइलस्टोन कहलाता है ना। प्रोग्रेस के, प्रगति के जब सर्वोच्च शिखर पर को छूते वो माइलस्टोन बन जाता है। तो सिंपल है, 12 साल का बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता है, नहाने व कपड़े पहनने में मदद की जरूरत उसको पड़ती है। ठीक है, चलो देखो। नंबर 2, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी, स्वलीनता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तंत्रिका विकासात्मक विकार है, क्योंकि आप डेवलपमेंटल पढ़ रहे हैं ना, जिसमें सामाजिक संपर्क, संचार और बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार में कठिनाई होती है। आंखों से संपर्क नहीं, बोलने में देरी, वस्तुओं में असामान्य रुचि और बदलाव बदलाव का विरोध, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। एक बच्चा वही शब्द बार बार दोहराता है, इकोलोलिया, और साथियों के साथ खेलने से बचता है। तो ये शब्द को बार बार दोहराना क्या कहलाता है, इकोलोलिया। ठीक है ना, ये इंग्लिश वर्ड भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी शब्द को बार बार दोहराना इकोलोलिया कहलाता है हमारे डिसऑर्डर्स के अंतर्गत। ठीक है, आसान है, पढ़ लिया था हमने। एक होता है आपका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, संचार विकार। इनमें भाषा को समझने, बोलने या प्रयोग करने में कठिनाई होती है। बड़ा सीधा सा है, संचार डिसऑर्डर मतलब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है, और कम्युनिकेशन आपका भाषा संचार होता है। यार भाषा का मतलब संचार, भाषा संचार का मतलब होता है मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो आपके लिए सार्थक है या नहीं है। ठीक है ना।
है आपके पास। चलो देखो, तो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, संचार विकार। और संचार विकार क्या होता है बेसिकली? देखो, इनमें भाषा को समझने, बोलने और प्रयोग करने में कठिनाई होती है। ठीक है। प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? संचार प्रकार, शब्दावली और व्याकरण में कठिनाई, लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है, स्पीच साउंड डिसऑर्डर हो सकता है, स्टटरिंग हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर डिफिकल्टी इन वोकेबलरी एंड ग्रामर, शब्दावली में यानी शब्दों को ही गलत लिख रहे हैं आप, बोल ही गलत रहे हैं। ठीक है ना, व्याकरण में कठिनाई और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जहां पर ई की जगह पर ई बोल रहे हैं, ऊ की जगह पर ऊ बोल रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉल आ गया था बस, और क्या आएगा? और तो कुछ आने का है नहीं, और तो बस रिजल्ट आएगा आपका। चलिए, ध्वनियां उच्चारित करने में कठिनाई, ध्वनियां उच्चारित करने में, है ना, मतलब जो बोलना चाहते हैं वो आपसे प्रोनाउंसिएट ही नहीं हो रहा, है ना। बिल्कुल, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। चलिए एग्जांपल देखो, बोलते समय शब्दों को बार बार दोहराना, कुछ लोग बार बार दोहराते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखो, 7 साल का बच्चा टूटी फूटी भाषा में बोलता है ना, कौन सी भाषा में? टूटी फूटी भाषा में। और रे वे से ध्वनियां नहीं बोल पाता है ना। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे, कई बार तो कुछ लोग तो बड़े भी हो जाते हैं ना, बड़े एडल्ट एज में भी आकर के ये डिसऑर्डर उनमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, वो मल्टीपल पर्सनैलिटी होता है, एक से ज्यादा, एक जगह कहीं किसका रोल है, दूसरी जगह कहीं किसका रोल है, यू नो। चलो तीसरा, चौथा मोटर डिसऑर्डर्स, मोटर विकार। कल इसके कई क्वेश्चन पूछे थे मैंने। गति और समन्वय से संबंधित विकासात्मक विकार, याद रख लेना, गति और समन्वय, इसके साथ खोपड़ी में सेट कर लो बस, है ना। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो भैया, पहला आपका हो सकता है, ये मापन है, देखिए, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, है ना, डिप्रेक्सिया, डिप्रेक्सिया जिसे कहते हैं हम लोग क्लमजीनेस होता है, एंड पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, मापन और कमजोर समन्वय होता है ना। जो सोचता है कि यार ऐसा हो जाएगा, तो वैसा मेजरमेंट नहीं कर पाता है कई बार। हाँ, बार बार उसमें भी होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन यहां पर किसी चीज को बार बार दोहराना। ठीक है ना, दोनों में, ऐसे तो सब जगह होगा, बार बार आंखों का झपकाना यहां पर भी होगा। देखिए, उसके बाद स्टीरियोटाइप मूवमेंट डिसऑर्डर दूसरा होता है। नंबर 2, ये नंबर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होता है। डिस्प्रेक्सिया एक स्टीरियोटाइप मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? समझ में आ रही है बातें? जी, बिहारी बोल दी पूरी। हाँ, तो दोहराए जाने वाले उद्देश्यहीन आंदोलन, जैसे हाथ हिलाना, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई औचित्य नहीं है, जबरदस्ती हाथ हिलाना, मतलब उसका कोई सार्थक मीनिंग ही नहीं होता। ठीक है ना, क्लियर। देखो, उसके बाद एक होता है यहां पर टिक डिसऑर्डर, कल बात की थी हम लोगों ने टिक डिसऑर्डर की, तीसरे नंबर का विकार, इंक्लूडिंग, है ना, टॉरेट्स डिसऑर्डर, इसको हम लोगों ने टॉरेट्स डिसऑर्डर में शामिल किया था।
है ना, जिसमें क्या होता है, अचानक तेज बार बार होने वाली मोटर या वोकल हरकतें, है ना, गति, यानी किसी बार बार होने वाली वे गत्यात्मक क्रियाएं, वे व्यवहारिक क्रियाएं, और साथ में वोकल हरकतें, साथ में वोकल हरकतें जो होती हैं गति और समन्वय को लेकर। समन्वय, आप पूछ रहे थे समन्वय क्या होता है, बेटा समन्वय का अर्थ होता है किन्हीं दो या अधिक अवधारणाओं या उद्दीपकों को आपस में मिलाना, उन्हें आपस में जोड़ना समन्वय होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल यहां पर जो आप बोलना चाह रहे हैं, भाई मैं बोल क्या रहा हूं और कर क्या रहा हूं, तो मेरा बोलने और करने में डिफरेंस है, दोनों में गति समन्वय, दोनों में जुड़ाव नहीं है, दोनों में पारस्परिक संबंध नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, चार्ट भी मैं आपको ओके ओके डन दे दूंगा, डन डन डन। हाँ, इसका इलाज आजकल बहुत सारे बाबा जी कर रहे हैं, सही बात है, मोटर विकार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो, एक बच्चा बार बार आंखें झपकाता है और गला साफ करने की आवाज करता है बिना किसी कारण, बिना किसी कारण, ठीक है ना। तो यहां पर इसको मोटर विकार कहते हैं। देखो दो चीजें हैं यहां पर, आंखें झपकाता है और दूसरी तरफ गला साफ करने, दोनों के बीच समन्वय नहीं है, डिसकोऑर्डिनेशन है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसको कहते हैं बेटा हम मोटर विकार, जहां पर गति और समन्वय से संबंधित विकासात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपकी क्रियाशीलता, आपके व्यवहार और आपकी जेस्चर्स, भावों में जो डिफरेंस आता है वो गति समन्वय यहां पर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ो। एक होता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, जीडीडी, जिसे कहते हैं वैश्विक विकासात्मक विलंब, ठीक है ना। दो या अधिक विकासात्मक क्षेत्रों, मोटर, भाषा, संज्ञान, सामाजिक में विलंब। क्या कहा बेटा, सिंपल है, दो या अधिक, वैसे भी नाम से समझ जाओ ग्लोबल, और ग्लोबल में तो दो या अधिक ही होंगे, वैश्विक स्तर की बात की गई है, मतलब दो या अधिक घटनाओं, उद्दीपकों, विचारधाराओं, अवधारणाओं के संबंध में आपका गति, आपकी गति, आपकी भाषा, आपकी संज्ञान यानी आपका निर्णय, अनुभव, तर्क, सामाजिकता में विलंब जो होता है उसे हम वैश्विक विकासात्मक विलंब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 5 साल का बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है, वाक्य नहीं बोल पाता है और सामाजिक रूप से जुड़ नहीं पाता है। बिल्कुल सत्य बात हो गई यार, एक छोटा बच्चा जो है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है और ठीक से सामाजिक रूप से समाज के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, तो उसमें वो कौन से वैश्विक विकासात्मक विलंब होगा कि भैया ये तो पूरे के पूरे संपूर्ण विश्व की एक प्रकृति का नियम है कि जो बच्चा अपनी आयु के हिसाब से आगे धीरे धीरे वह सामाजिक संपर्क को साधने लगेगा, ठीक है ना, वह अच्छे से ठीक से चल पाएगा, ठीक से बोल पाएगा, ठीक से समझ पाएगा, तो ये वैश्विक विकासात्मक विलंब है, ठीक है ना, जीडीडी कहा जाता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका अधिगम विकार, बाल्यकालीन विकारों से जुड़े हुए होते हैं, है ना। ऐसे लर्निंग डिसऑर्डर्स जो ओवरलैप विद चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के साथ जुड़े होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, उनको सबको यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। अधिगम विकार तंत्रिका विकास संबंधी स्थितियां हैं। पहली बात, ये अधिगम के जितने भी डिसऑर्डर्स है ना, जिनको सीखने में कठिनाई होती है, वो तंत्रिका विकास संबंधी स्थितियां हैं, ठीक है ना, आपके नर्वस सिस्टम संबंधी विकास तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, ओके बेटा, जिनमें बच्चों को सामान्य बुद्धिमत्ता और शिक्षा अवसर होने के बावजूद पढ़ना लिखना या गणितीय कौशल सीखने में गंभीर कठिनाई होती है। बड़ा सिंपल है, आसान है ना। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है, उसे गणना करने में दिक्कत होती है, उसे सीखने में दिक्कत होती है, और इन सबको हम लर्निंग
डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। देखो बेटा, अधिगम अक्षमता, इस शब्द का प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था, कल भी आपको बताया था मैंने। ठीक है, एक बच्चे का आईक्यू सामान्य है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद भी वह साधारण शब्द ठीक से नहीं पढ़ पाता है। इसका मतलब वो लर्निंग डिसेबिलिटीज का शिकार है। ठीक है ना, वो मैंने देखी नहीं मूवी। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए बेटा, हाँ, पहला डिसलेक्सिया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से मैंने पढ़ा दिया। अधिगम विकारों के प्रकार, है ना, ये इसको टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होता है इसमें, इसको पठन विकार भी कहते हैं, पठन वैकल्य भी कहा जाता है। शब्दों को पहचानना, धारा प्रवाह पढ़ना और लिखित पाठ को समझने में कठिनाई होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ये सरल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, दिमाग लगाने की बात नहीं है। कल ही इसका क्वेश्चन करवाया था शाम को इवनिंग में, इसीलिए क्वेश्चंस दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं शायद, है ना। अक्षरों को उल्टा पढ़ना, जैसे डी को पी पढ़ना, पी को डी पढ़ना, ठीक है ना, लेटर रिवर्सल जिसे कहते हैं, मुख्य लक्षण। दूसरा होता है स्लो एंड एफर्टफुल रीडिंग, धीमी और कठिन पढ़ाई, बहुत धीमी गति से पढ़ना, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुश्किल होना। पुअर स्पेलिंग, वर्तनी की गलतियां होती है, क्या होती है, वर्तनी की गलतियां होती है इसमें। तो ये इसकी बहुत अच्छी कीवर्ड्स है, पहचान है, की फीचर्स है। एग्जाम्पल देखो, बच्चा डॉग को गॉड पढ़ता है या पढ़ते समय शब्द छोड़ देता है, ये क्या हो गया आपका, डिसलेक्सिया हो गया, सरल है। दूसरा होता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ग्राफ शब्द का अर्थ होता है लिखना, इसका संबंध राइटिंग डिसऑर्डर से होता है, लेखन विकार कहलाता है ये हस्तलेखन, वर्तनी और लिखित अभिव्यक्ति को व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, बिल्कुल होती है, ये सरल है, ठीक है ना बेटा। इसके की फीचर्स ध्यान से पढ़ लेना। गंदा और अस्पष्ट लेखन होता है बच्चों का, बड़े और छोटे अक्षरों को मिलाने में उन्हें कठिनाई होती है, शब्दों के बीच में उचित अंतराल नहीं रख पाते, उनको बिल्कुल नजदीक नजदीक सटाकर लिखते हैं, तो क्या होता है, वो डिस्ग्राफिया के शिकार होते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा स्कूल की जगह SCLHOL लिखता है, लेखन विकार हो गया ना, स्कूल की जगह लिखता है। अगला तीसरा होता है आपका डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर होता है, गणितीय विकार होता है ना, संख्या, अंक गणित क्रिया और गणितीय तर्क को समझने में कठिनाई, कुछ हिसाब ही नहीं लगाता पाता है, 2 और 2 4, 2 + 2 + 6 + 8 + 9 कितना होगा, कोई हिसाब नहीं लगेगा उस। ग्राफ मीन्स लिखना, ठीक है ना। संख्याओं को पहचानने में कठिनाई बिल्कुल होती है, पहाड़े याद करने में कठिनाई, टेबल याद नहीं होती उसको, डिफिकल्टी लर्निंग टेबल्स, है ना। गणितीय चिन्हों में भ्रम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको समझने में बहुत कठिनाई होती है। समस्याओं को हल करने की क्षमता की कमी बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल देखो, एक बच्चा कभी 3 + 5 = 9 करता है और कभी उसे 7 लिख देता है, यही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। तारे जमी मूवी पर यही होता है, बिल्कुल 100% यही एग्जाम्पल है ना। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर NLD, अशाब्दिक अधिगम विकार, बच्चों की वाचिक क्षमता मजबूत होती है लेकिन मोटर, स्थानिक और सामाजिक कौशल में कठिनाई, मतलब उनकी गति और उनकी विजुअल प्रत्यक्ष दृष्टिकोण के आधार पर वैसा फ्लो, और साथ में सामाजिक कौशल में कठिनाई होती है। इसके की फीचर्स क्या होंगे, कमजोर समन्वय होता है, यानी अपनी क्रिया और अपने जो भी फिजिकल ऑर्गन्स है उनको समन्वय नहीं कर पाता है, हाथ चल कहाँ रहा है और बोल क्या रहे हैं। कुछ लोग
बोलते कहाँ है, इस इशारे कहाँ होते हैं, नजरें कहाँ होती हैं, ठीक है ना, वही चीज है। शारीरिक भाषा समझने में कठिनाई, और कई बार जब हम जेस्चर्स दिखाते हैं ना, आंखें बड़ी करना, है ना, या अपने मुंह को रुआसा करना, तो वो उसको समझने में बहुत कठिनाई होती है ऐसे बच्चों को जो अशाब्दिक अधिगम विकार के संबंध में थे। दृश्य स्थानिक कार्यों में कठिनाई, और जो देखे जा सकने वाले कार्य हैं, दिशा संबंधी समस्याएं, उनमें बहुत कठिनाई होती है दिशाओं को समझने में, ठीक है ना। और दृश्य संबंधी कार्यों में एक बच्चा कहानी मौखिक रूप से अच्छी तरह बता सकता है, वो मौखिक बहुत अच्छा बता सकता है, लेकिन अपनी कक्षा का साधारण नक्शा नहीं बना पाता, लेकिन अपनी कक्षा का साधारण नक्शा नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि उसको दृश्य स्थानक क्या है, कठिनाई है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? लर्निंग डिसऑर्डर्स। इनके कारण, लर्निंग डिसऑर्डर्स का कारण क्या हो सकता है? आनुवंशिक कारण बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ लोगों को जन्मजात ये तोहफे में मिले होते हैं। मस्तिष्क की चोट हो सकती है, असामान्य मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनका मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता, कुछ का हो जाता है, कुछ का समय के बाद होता है, कुछ का समय के पहले हो जाता है। गर्भकाल में शराब या दवाओं का संपर्क, जैसे कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी पीरियड में अगर वो यहाँ पर मदिरा पान करती हैं, क्या करती हैं? मदिरा पान करती हैं, या फिर कुछ एडिशनल मेडिसिन दवाइयों का प्रयोग करती हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर्स होने की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा प्रारंभिक उत्तेजना और शिक्षा वातावरण की कमी। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को जब जिस समय, जिस वक्त पर, जिस परिस्थिति, जिस संस्कृति में उसे जो चीज़ चाहिए होती है, हम उसे नहीं दे पाते, इसलिए वो एक्साइट नहीं होता। और कई बार शिक्षा वातावरण की कमी, अगर हम एजुकेट करना चाहते हैं और बच्चों को अगर प्रॉपर उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दें, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है बेटा, चलिए परिणाम क्या होंगे? शैक्षणिक प्रदर्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आत्मसम्मान भी घट जाएगा, हताश भी हो जाएगा बच्चा, भावनात्मक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी, और स्कूल भी छोड़ देता है बच्चा कई बार। ये सारी समस्याएं लर्निंग डिसेबिलिटीज के कारण हो सकती हैं, ये परिणाम आएगा। ठीक है ना। चलिए, उपचार और हस्तक्षेप कैसे करोगे आप? भैया शीघ्र पहचान करो ऐसे बच्चों की, उनमें सुधारात्मक शिक्षण करवाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनके लिए शिक्षा के अच्छे नए नए तौर तरीके अपनाओ, विशेष शिक्षण विधियों काम में लो। डिसलेक्सिया के लिए फोनिक्स यूज करो, बहुइंद्रिय जो आजकल होता है ना, बच्चों को सुनाना, दिखाना, उसके साथ वैसा ही जब कोई कार्टून यूट्यूब पर आप देखते हो, एक छोटे बच्चे को दिखाते हो, तो बच्चा उसको वैसा ही देखता है, वैसा ही बोलता है, इमिटेट करता है, लिखता भी है, वैसा ही डांस करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा सीबीटी भावनात्मक सहयोग हेतु कार्य करती है, बिल्कुल करती है। अगर बच्चों को भावनात्मक रूप से आप उसको लगना चाहिए कि यार ये मेरे लिए ही है ना, आप उसे इतना प्रेम दो, इतना प्यार दो, इतना सहयोग दो, इतना कंट्रीब्यूट करो कि बच्चे को लगे, तो भावनात्मक सहयोग देकर भी आप उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को लगता है कि यार मम्मी तो ऐसा नहीं करती है, पापा ऐसा नहीं करते हैं, मेरी किसी भी बात को नहीं मानते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, है ना। तो वह चीज़ यहाँ पर भावनात्मक सहयोग बच्चों को ज़रूरत होती है। सहायक तकनीकी का प्रयोग, ऑडियो बुक्स यूज़ करो, है ना। जो बच्चे आजकल तो पता ही है आपको, सुना करके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जब बच्चों को हम ये सुनाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। कैलकुलेटर्स यूज़ करो, टाइपिंग टूल्स यूज़ करो, ठीक है ना, ये सारे यूज़ करो। माता पिता और शिक्षक का प्रशिक्षण, और ये भी ज़रूरी है कि भाई माता पिता भी आपके प्रशिक्षित हों उस क्षेत्र विशेष में, तभी तो वो अच्छे से बच्चों को गाइड कर पाएंगे। और टीचर्स तो होने ही चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चा फोनिक्स आधारित हस्तक्षेप और कंप्यूटर सहायता प्राप्त कार्यक्रमों से पढ़ने की क्षमता में सुधार दिखाता है। उसको आनंद आता है, उसको समझ में आने लगता है, वह उसे रिपीट करने लगता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की
बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बातचीत की। अब एक बार आप इनको अच्छे से वापस रिमाइंड कर लेना, क्योंकि जितने जो जो टफ थे उन पर बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ तो कई बार हम ऑलरेडी लर्निंग वाले चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सरल चैप्टर है, आसान चैप्टर है। लेकिन आप एक बार रिपीट नहीं करेंगे तो यही आपके लिए टफ बन जाएगा। इसके की फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनको आपको ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि लक्षण पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, उनसे बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो। बहुत ज़्यादा सरल है ये, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स दोनों ही चैप्टर इजी है। चलिए, धन्यवाद।